एक मिनट। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इसको हम क्या कहते हैं, ओडीसी भी कहते हैं। ठीक है, ओडीसी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन कर्व, ओडीसी भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये होते क्या है? हमें पता है, हमें पता है कि हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करती है और जहां पे जरूरत हो ऑक्सीजन को छोड़ देती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है, कि हमारी कितनी हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो मैं ना चेक करता हूँ कि पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन के दरमियान क्या तल्लक है, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो मैंने मैंने ग्राफ बनाया, एक जो वाई एक्सिस थी, जो वाई एक्सिस थी, इस तरफ मैंने क्या ली, सैचुरेशन। ग्राफ को गौर से समझना है। उसके बाद दूसरी तरफ जो एक्स एक्सिस है, इसकी तरफ मैंने क्या लिया, इसकी तरफ मैंने पार्शियल प्रेशर लिया। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने ग्राफ बनाया और मैंने जो एक्स एक्सिस थी इसकी तरफ क्या लिया, पार्शियल प्रेशर लिया। ठीक है, इसकी तरफ क्या लिया, पार्शियल प्रेशर लिया। और जो मेरी वाई एक्सिस थी इस तरफ मैंने क्या ली, सैचुरेशन ली। और मैं कल आपको बड़ी क्लियरली बता चुका हूं कि भाईजान जो आपकी पार्शियल प्रेशर होती है ये अनडिजॉल्व्ड गैस होती है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो सैचुरेशन होती है ये बाउंडेड गैस है, ऐसी ऑक्सीजन गैस जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड की हुई होती है, उसको हम सैचुरेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फिर इसकी डिटेल भी पढ़ी थी कि सैचुरेशन जो होती है वो डिपेंड करती है कि कितनी ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है, नॉट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करती है। और पार्शियल प्रेशर कितना क्या होता है, ये अनडिजॉल्व्ड गैस है, सॉरी डिजॉल्व्ड गैस है जो कि आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है, जो कि बाइंडेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने कहा था पार्शियल प्रेशर। अब मैंने इसकी कुछ वैल्यूज लिखी। फर्ज करो मैंने जो एक्स एक्सिस है ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है। ठीक है, और ये 50 है और एंड पे मैं लिख देता हूँ 100। ठीक है, तो मतलब इस तरह मैंने ना 100 तक एक्स एक्सिस की तरफ वैल्यूज लिखी। वाई एक्सिस की तरफ मैंने सैचुरेशन ली है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 10 लिखा, फिर मैंने 20, ठीक है, फिर 30 और ये मैंने 50, यहाँ पे 50 है। ठीक है, 50 और यहाँ पे 60 है, 70, 80, 90। और हमें पता है कि हमारी मैक्सिमम सैचुरेशन कितनी होती है, 100 होती है। तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया, अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि भाईजान एक ग्राफ होता है किसके दरमियान, पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन के दरमियान। अब हम इस ग्राफ की मदद से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है मैंने कल भी बताया था कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन। मैंने कहा था कि जितनी आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड गैस होगी ना, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सैचुरेशन होगी। जितनी ज्यादा, देखो फर्ज करो हमने पढ़ा था कि ये एक सिलेंडर है। ठीक है, इसमें ये क्या है, आरबीसीज है। कुछ कुछ ऑक्सीजन आरबीसीज के अंदर है, लेकिन कुछ ऑक्सीजन बाहर घूम फिर रही है, आवारागर्दी कर रही है। जो आवारा ऑक्सीजन है उसको हमने कहा था कि ये पार्शियल प्रेशर बनाती है, ये डिसॉल्व्ड गैस है, ये मिक्स है प्लाज्मा में। लेकिन जो आरबीसी के अंदर बाउंडेड फॉर्म में है उसको हमने कहा था सैचुरेशन है। अब आपको क्या लगता है कि जो ये आवारा ऑक्सीजन है, जो ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, अगर मैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा कर दूं, इन शॉर्ट के मैं पार्शियल प्रेशर ज्यादा कर दूं, तो क्या सैचुरेशन बढ़ेगी या कम होगी, जल्दी बताएं। ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ या कम होगी, जल्दी बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। तकरीबन डॉक्टर मुकद्दस कह रही हैं, आप लोग सारी यही कहोगे कि ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि पार्शियल प्रेशर इज ऑलवेज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन, मान लिया। अब आपने ग्राफ समझना, पहले देखो गौर से देखना इसको। मैंने क्या किया, मैंने ना पहले नॉर्मल ग्राफ बनाता हूँ। नॉर्मल ग्राफ कैसे बनेगा, मैंने कहा था कि इस जो हीमोग्लोबिन होती है इसकी होती है पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। मतलब कि क्या, इसकी 4 पॉकेट्स होती हैं। जब हम एक पॉकेट को फिल करते हैं तो वो कहती है कि जो बाकी 3 बच जाती है इनकी एफिनिटी को बढ़ा देती है। जब 2 पॉकेट फिल होती हैं तो तीसरी बढ़ जाती है, तीसरी जब फिल होती है तो चौथी। डॉक्टर नजीब इसको इस तरह समझाते हैं कि जब एक एक गेंद आती है तो वो 3 को और को बुला लेती है, जब 2 आती हैं तो वो 2 को ले आती हैं, जब 3 लेके आती हैं तो वो तीसरी को भी बुला लेती हैं कि आ जाओ। मतलब कि जितनी जैसे जैसे सैचुरेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे सैचुरेशन बढ़ेगी हमारी अफिनिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस बात का ये मतलब है, और इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक इफेक्ट या फिर पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। ठीक है, ये एक मुश्किल सा लफ्ज है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ना ग्राफ बनाने की कोशिश की। अब एक्स एक्सिस की तरफ मैंने क्या लिया है, प्रेशर लिया, और वाई एक्सिस की तरफ क्या लिया है, सैचुरेशन लिया। मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया किया पहले पहले मुझे बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगा। क्यों,
क्योंकि अभी ऑक्सीजन की कोई भी पॉकेट फिल नहीं है, अभी उसकी एफिनिटी कम है, तो मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। देखो, पहली पॉकेट फिल करने में मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, दूसरी थोड़ा सा कम, तीसरी थोड़ा सा कम, और सबसे आसानी से चौथी पॉकेट उसकी फिल हो जाएगी। तो जब मैंने ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। पहले मुझे जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब कि क्या, कि मेरा पार्शियल प्रेशर की तरफ मेरी जो कर्व होगी वो ज्यादा होगी इस तरह, ठीक है, पार्शियल प्रेशर की तरफ कर्व ज्यादा होगी और मेरी सैचुरेशन कम बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता गया और जब वो यहां तक पहुंचा, ठीक है, जब वो तकरीबन, ये ग्राफ थोड़ा सा उलट सा बन गया लेकिन आपने बुक पे देख लेना है, जब ये ऊपर तक पहुंचेगा, यहां पे आके उसकी तीनों पॉकेट्स फिल हो जाएंगी। अब वो क्या होगी, उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, वो जल्दी से ऐड कर लेगी ऑक्सीजन को। जब वो जल्दी से ऐड करेगी तो आपका यहां पे जाके ग्राफ इस तरह स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है शेप, लेकिन ये आपने बुक से इसको देख लेना, मैं आपको बात समझ आ गई है। पहले पहले हमें ज्यादा पार्शियल प्रेशर रिक्वायर होता है, लेकिन एंड पे जाके हमारा जो ग्राफ है वो किसकी तरफ हो जाता है, वो सारे का सारा किसकी तरफ हो जाता है, सैचुरेशन कंप्लीट हो जाती है, और हम फिर जितना मर्जी पार्शियल प्रेशर बढ़ा लें ग्राफ नहीं बढ़ता। इस ग्राफ की शेप को हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड शेप, ठीक है। इस ग्राफ की हम शेप को कहते हैं सिग्मोइडल ग्राफ या सिग्मोइडल कर्व। पहला एमसीक्यूज ये है। अगर आपसे इस टॉपिक से पहला एमसीक्यूज आप पूछेंगे तो ये वाला है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का जो ग्राफ होता है वो किस शेप का होता है, तो आपने कहना है सिग्मोइडल कर्व। सिग्मोइडल कर्व, जिसका माइक ऑन ओपन है वो जरी उसको क्लोज कर ले। हम आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने कहा कि जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे हमारा क्या होगा, हमारी सैचुरेशन बढ़ती जाएगी। अब मैंने कहा कि यार मैं अगर ये पता लगाऊं कि 50% पे मेरी कितनी हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, मतलब मैं ये पता लगवाना चाहता हूं कि मेरा किस प्रेशर पे कितना मैं पार्शियल प्रेशर रखूं कि मेरी जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेटेड हो जाए। तो इसको हमने ग्राफ से जब देखा तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी, ये थोड़ा सा ग्राफ चूंकि मैंने हाथ से बनाया तो गड़बड़ है, लेकिन आपने याद रखना है 26, ठीक है, 26 एग्जैक्ट वैल्यू है। 26 वो वाला पार्शियल प्रेशर है जिस पे आपकी हीमोग्लोबिन कितने परसेंट सैचुरेटेड हो जाती है, 50%। इस पार्शियल प्रेशर को हम कहते हैं P50 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 26। दूसरा एमसीक्यूज ये है। पहला एमसीक्यूज मैंने कौन सा बताया, सिग्मोइडल कर्व। दूसरा एमसीक्यूज मैंने वो बताया है कि ऐसा पार्शियल प्रेशर जिस पे आपकी हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड हो उसको हम क्या कहते हैं, P50 कहते हैं। ठीक हो गया, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब जरा मुझे बताएं, यहां तक मेरी दो एमसीक्यूज क्लियर हो गए हैं, दो बातों की समझ आ गई है। पी देखो, सबसे पहले हमने कल नहीं पढ़ा था, हमने क्या कल पढ़ा था कि एक ना कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपके ब्लड में ना कार्बन डाइऑक्साइड होती है। देखो, जब आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बड़ी जल्दी जिम लगा रहे हो। जब आप जिम लगा रहे हो तो आपके स्केलेटल मसल यूज हो रहे हैं। स्केलेटल मसल क्या पैदा करेंगे, ऑफ कोर्स CO2 पैदा करेंगे। तो आपके स्केलेटल मसल में क्या हो जाएगी, CO2 ज्यादा हो जाएगी। जब CO2 ज्यादा होगी तो आपको पता है CO2 क्या है, एसिडिक है। CO2 क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो जब एसिड बढ़ता है तो पीएच हमारी लो हो जाती है, पीएच लो हो जाती है। या फिर इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि जब पीएच लो होती है तो मेरे हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाते हैं। मैंने क्या किया, जब मैं एक्सरसाइज करूं तो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, पीएच गिर जाती है, हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो जाते हैं। और क्या होता है, ये जो हमने पढ़ा था कि जो हमारी CO2 होती है, जब ये CO2 बढ़ती है तो ये किसके साथ आरबीसी में जाती है और वाटर के साथ रिएक्ट करती है बाय द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम होता है, कन्वर्ट हो जाती है किस में, CO2 में प्लस H2O में, CO2 प्लस H2O में। उसके बाद हमने कहा था सॉरी, CO2 ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, H3, एक मिनट यार, H2CO3 कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये जो कार्बोनिक एसिड है किसमें टूट जाता है, हाइड्रोजन में और आपके बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट तो आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लेकिन पीछे क्या बच जाता है, हाइड्रोजन आयन। अब अगर आप गौर से देखें, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके स्केलेटल मसल की पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब कि आपके हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं। और क्या होता है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से क्या इंक्रीज करा देती है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करा देती है। तो अब होता क्या है, जब भी आपने याद रखना है, जब भी हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होंगे, या पीएच डिक्रीज होगी, मैं तो लिखता हूं, पीएच जब भी डिक्रीज होगी या फिर और हाइड्रोजन आयंस जब भी इंक्रीज होंगे, आपने कहना है कि ये क्या करते हैं, दे फोर्स अनलोडिंग।
अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये कहते हैं कि ऑक्सीजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन को छोड़ दो। ये मैं समझाता हूं, देखो फर्ज करो ये आपकी हीमोग्लोबिन है, इसके दरमियान में आयरन होता है +2, ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, ऑक्सीजन है, ये इसके साथ ना बाइंडेड होती है। आपने याद रखना है ये जो बॉन्ड है ना, जब हमारी एसिडिक एनवायरनमेंट आती है तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि भाईजान जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन अनलोडिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। अनलोडिंग क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, जिससे होता क्या है, एसिडिक पीएच गिर जाती है, और क्या होता है, आपके हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं। मैकेनिज्म आपके सामने, आपने अपनी बुक पे बाद में लिख लेना, जिस तरह बुक ने लिखा हुआ है ना उस तरह आपको कभी भी समझ नहीं आ सकता, उसने काफी गड़बड़ की हुई है। तो आपने इसको सिंपल करके लिखना, जिस तरह मैं आप समझाऊंगा, पहले समझ लो फिर बाद में लिख लेना। पीएच जब भी गिरेगी, हाइड्रोजन आयन जब भी इंक्रीज होंगे, वो क्या करेंगे, दे विल फोर्स अनलोडिंग। दे विल फोर्स अनलोडिंग मतलब कि क्या, कि वो अफिनिटी को कम कर देंगे और अनलोड कर देंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कहेंगे कि चलो रिलीज हो जाओ हीमोग्लोबिन से। ठीक हो गया, पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि 23BPG, ठीक है, 23BPG। इसका पूरा नाम तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, इसका आपने नाम नहीं याद रखना। आपने कहना है ये क्या है, ये एक बाय प्रोडक्ट है। ये बाय प्रोडक्ट है किसका, ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लाइकोलिसिस का। हमें पता है कि हमारे हर सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो रही है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है। तो आपने कहना है कि जो आपका 23BPG है, ये बाय प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है किसका, ग्लाइकोलिसिस का, इन आरबीसीज। जो हमारे आरबीसीज में ग्लाइकोलिसिस हो रही है, उसका ये क्या है, उसका बाय प्रोडक्ट है। डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर समीना मुझे बता रहे हैं, लेकिन आपने इसके नाम पे नहीं जाना, आपने इसके कॉन्सेप्ट पे जाना है। अच्छा, ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस का क्या है, बाय प्रोडक्ट है। अब आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसके लिए याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, कि जब भी हाइपोक्सिया होगा, जब भी क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया कब होगा, फर्ज करो आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके मसल को सही तरह ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, मसल में हाइपोक्सिया होगा। आपने याद रखना है, जब भी हाइपोक्सिया होगा आपका इंक्रीज 2,3-BPG हो जाएगा। जब भी हाइपोक्सिया होगा आपका 2,3-BPG जो बाय प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, वो इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात अहम जो आपने याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, कि इस पे कौन सा चार्ज होता है, इस पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। जो 2,3-BPG है, ये बाय प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, ये हाइपोक्सिया के दौरान बनता है, और ये क्या होता है, इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया, मान लिया। अब आपको पता है कि फर्ज करो ये आपकी हीमोग्लोबिन है, इसके दरमियान क्या होता है, Fe+2 होता है, Fe+2 होता है। और जो आपका 23BPG है, 23BPG है, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पे भी कितना कितना चार्ज होता है, -2। अब ये जो 23BPG है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन की जगह खुद बॉन्ड बना लेता है आयरन के साथ। ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और खुद बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। मतलब इन शॉर्ट ये क्या करता है, ये डिक्रीज अफिनिटी कर देता है, ये अफिनिटी को कम कर देता है। मतलब कि उसकी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ, उसको कम कर देता है। और आपको पता है जब अफिनिटी कम होती है तो क्या होता है, अफिनिटी कम होती है तो क्या होता है, हमारी अनलोडिंग इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया, ये आपके सामने क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तरह आपने इसको याद रखना है। 2,3-BPG क्या है, बाय प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हाइपोक्सिया होता है, तो 2,3-BPG इंक्रीज हो जाता है। और जब ये इंक्रीज होता है तो चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बाइंड करने की कोशिश करता है ऑक्सीजन की जगह पे। तो जब ये बाइंड करने की खुद कोशिश करता है तो ऑक्सीजन की अफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब अफिनिटी कम हो जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है। हमने अभी दो पढ़े हैं, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा करेंगे तो अनलोडिंग ज्यादा हो जाएगी, अगर हम 2,3-BPG ज्यादा करेंगे तो अनलोडिंग ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर की, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें या कम करें तो क्या होगा। आपने फर्ज करो आप जिम गए और आप एक्सरसाइज कर रहे हो। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको पता है कि हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें ग्लाइकोलिसिस वगैरह क्रैप साइकिल चलते हैं और उससे हीट प्रोडक्शन होती है। और आपने नोट किया होगा कि आपके मसल गर्म हो जाते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा। देखो अगर आप गौर करो तो मैंने तीनों फैक्टर एक्सरसाइज के बताए हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो 2,3-BPG ज्यादा बनता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा,
जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपने क्या कहना है, फर्ज करो ये हीमोग्लोबिन है, इसके दरमियान होता है आयरन Fe+2 फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है, इनके दरमियान बॉन्ड जो होता है -2 और +2 के दरमियान, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हमें पता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हम एफएससी में पढ़ चुके हैं, तो हमारा जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है। बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। जब बॉन्ड वीक होगा तो ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी टूटेगी। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, वीक कर देगा, वीकर द बॉन्ड, ठीक है, वीकर द बॉन्ड, जो हमारा बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और आयरन के दरमियान, उसको ये वीक कर देगा। उससे क्या होगा, हमारी डिक्रीज अफिनिटी, क्योंकि बॉन्ड वीक हो गया तो फिर अफिनिटी भी कम हो जाएगी। और जब अफिनिटी कम होगी तो क्या होगा, अफिनिटी जब कम होगी तो क्या होगा, हमारी अनलोडिंग ज्यादा हो जाएगी। अनलोडिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आपने क्या याद, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा करें तो अनलोडिंग ज्यादा होगी, 2,3 बीपीजी ज्यादा करें तो अनलोडिंग ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा करें तो अनलोडिंग ज्यादा होगी। ठीक हो गया। अब जरा मुझे जल्दी से बता दें कि इन तीनों फैक्टर्स की समझ आ गई, या फिर मैं इसको अप्लाई करके बताता हूं आपको, जल्दी बताएं। डॉक्टर काशिफ को भी क्लियर है, और समीना को भी क्लियर है, डॉक्टर तहरीम को भी क्लियर है। ये आपने तीनों फैक्टर्स इस तरह आपने अपनी बुक पे लिख लेने, क्योंकि बुक वाले ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ना फर्स्ट एड वाले ने इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा ड्राई करके लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको बुक वाला ही पढ़ाऊं, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपने लाजमी अपनी बुक पे लिख लेनी है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अब हम थोड़ी सी ग्राफ की बात करते हैं। अब ये हमने जो पहले पहले ग्राफ बनाया था, ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज सिग्माइडल कर्व, और ये क्या था, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए का ग्राफ था। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए का ग्राफ था। अब मैं जो पर्पल से बनाऊंगा, जो मैं पर्पल से ग्राफ बनाऊंगा, वो आपने इसको गौर से देखना है। अब देखो, ये मेरी क्या है, ये मेरी है लेफ्ट, ये मेरी है राइट साइड, और ऊपर की तरफ क्या है, मेरी लेफ्ट साइड है। नीचे राइट है और ऊपर लेफ्ट है। अब गौर से आपने देखना है। अच्छा, अगर मैं अब देखो, मैंने आपको 3 फैक्टर बताए हैं। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कर दूं, अगर मैं 2,3 बीपीजी ज्यादा कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा कर दूं, तो मेरी अनलोडिंग ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि मेरी ऑक्सीजन जल्दी जल्दी ब्रेक होगी हीमोग्लोबिन से। हमने अभी अभी ये पढ़ा है। और ये कब होता है, ये होता है एक्सरसाइज के दौरान। तो मैं इधर लिख रहा हूं एक्सरसाइज, ठीक है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इधर लिखा है एक्सरसाइज। अब आपके जेहन में आ रहा होगा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको खुलासा बताऊं तो ये है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, मेरी जो ऑक्सीजन की डिसोसिएशन पावर है वो ज्यादा हो जाती है, मतलब अनलोडिंग ज्यादा हो जाती है। मेरी ऑक्सीजन जल्दी जल्दी से टूटेगी, जल्दी जल्दी से क्या होगी, टूटेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। देखो, गौर से देखना आपने, बहुत आसान है। जब भी मैं क्या करूंगा, जब भी मैं एक्सरसाइज करूंगा, जब मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या फिर मेरा जो 2,3 बीपीजी है ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो जो मेरा ग्राफ होगा ना वो राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा, इस तरह, इस तरह। ठीक है, ये मैंने सीधी लाइन बना दी, वैसे ये भी सिग्मोइडल शेप होती है। इसको हम कहते हैं राइट शिफ्ट। ठीक है, राइट शिफ्ट। अब इसको हम थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने कहा कि यार राइट शिफ्ट कब होगा, इसका मैं आपको निमोनिक एंड पे लिखवाऊंगा, फिर आपको याद हो जाएगा। राइट शिफ्ट कब होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट शिफ्ट में चली जाती है। इसका मतलब क्या है, देखो, इसमें मैंने क्या कहा कि जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो एक्सरसाइज में जो मेरी अफिनिटी है, वो कम हो जाती है। अफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब मेरी अटैच होने की पावर है वो कम हो गई है। तो जरा मुझे बताएं कि मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा अटैच होने के लिए, या कम जोर लगाना पड़ेगा। अगर मेरी अटैच वाली पावर ही कम हो गई है, अफिनिटी ही कम हो गई है, तो मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा। डॉक्टर मुकद्दस कह रही है ज्यादा, बाकी क्या कह रहे हैं, डॉक्टर काशिफ कह रहे हैं ज्यादा। तो हमारी अकल में ये बात आती है कि जब हमारी अफिनिटी कम हो जाएगी तो हमें ज्यादा पार्शियल प्रेशर अचीव करना पड़ेगा टू टू सैचुरेट हीमोग्लोबिन। तो अब अगर मैं चेक करूं, अगर आप गौर करें तो हमारा पहले P50 26 पे आ रहा था। अब अगर आप गौर करें तो हमारा जो 50% है, ये देखो, ये हमारा ग्राफ है ना सेकंड, ये क्या है, 50% सैचुरेशन यहाँ पे हो रही है, 50% सैचुरेशन यहाँ पे हो रही है। और अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं तो बुक पे ये थोड़ा ग्राफ गड़बड़ है, लेकिन मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, 40।
तो पहले जो मेरी हीमोग्लोबिन 26 पे जाके 50% सैचुरेटेड हो गई थी, अब वो कितने पे हो गई है? अब वो कितने पे हो गई है? अब वो 40 पे चली गई है। मुझे 40 प्रेशर रखना पड़ेगा तो जाके मेरी 50% सैचुरेशन होगी, वरना नहीं होगी। तो मेरे बताने का ये मकसद है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो जाती है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू 2,3-बीपीजी, ड्यू टू टेम्परेचर। जब एफिनिटी कम होती है तो मुझे ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो मेरा ग्राफ है वो ज्यादा किसकी तरफ आ जाता है? वो एक्स एक्सिस की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाना पड़ रहा है और कम मेरी सैचुरेशन आ रही है। तो हमें जो पर्पल ग्राफ है वो ये बता रहा है कि भाईजान पार्शियल प्रेशर ज्यादा लग रहा है और सैचुरेशन कम आ रही है। देखो, पहले नॉर्मल था, नॉर्मल हमें 26 पे ही 50% मिल गया था, लेकिन अब हम 40 करेंगे तो 50 आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं राइट शिफ्ट। इसको हम क्या कहते हैं? राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपका ग्राफ है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको शिफ्ट करवाते हैं? तो मैंने कहा, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका कौन सा शिफ्ट आता है? आपका राइट शिफ्ट आता है। और ये एमसीक्यूज है एफसीपीएस पार्ट 1 का। हम आगे चलते हैं और बाकी अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको राइट शिफ्ट कराते हैं। तो आपने एक प्यारा सा निमोनिक है, मैं उसको रेड से लिख देता हूँ। टॉपिक चाहे भूल जाओ, लेकिन आपने ये बात नहीं भूलनी जो अब मैं रेड से लिखने लगा हूँ। आज से कोई 4-5 साल पहले ना नए कुछ मोबाइल थे चाइना के कंपनी थी एचटीसी। उसकी आवाज बड़ी अच्छी होती थी, पता नहीं आप में से शायद किसी ने चलाया हो। एचटीसी एक मोबाइल था। तो आपने क्या याद रखना है? एचटीसी, इसके साथ आपने क्या याद रखना है? 23बीपीजी, एचटीसी 23बीपीजी और P50। अब इसका क्या मतलब है? इन सब के साथ आपने अप एरो लगा देने हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसका बताने का क्या मकसद है? एच से क्या है? हाइड्रोजन आयन। और अभी अभी हम माशाल्लाह पढ़ के आए हैं कि जब मैं हाइड्रोजन आयन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? अनलोडिंग होगी। जब अनलोडिंग होगी तो कौन सी शिफ्ट आएगी? राइट शिफ्ट। मेरा जो ग्राफ है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें पहला एच ये बता रहा है। फिर मैंने टी लिखा। टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है इंक्रीज टेम्परेचर। जब मैं टेम्परेचर ज्यादा करूंगा तो क्या होगा? राइट शिफ्ट होगी। फिर मैंने लिखा 23बीपीजी। जब मेरे हाइपोक्सिया होगा, 23बीपीजी ज्यादा बनेगा तो कौन सी शिफ्ट आएगी? राइट शिफ्ट। फिर मैंने क्या लिखा? फिर मैंने P50 लिखा। P50 मैंने आपको पहले ही बताया, P50 वो वाला प्रेशर होता है जिस पे आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेटेड होती है। तो आपने याद रखना है P50 भी इंक्रीज हो जाता है राइट शिफ्ट में। 23बीपीजी कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना एसिडिक एनवायरनमेंट, और वो अनलोडिंग को फेवर करता है। तो जरा मुझे बता दें कि इसकी समझ आ गई है? आपका एमसीक्यू अब रहेगा तो नहीं? एमसीक्यू जो आपको आएगा वो इस रेड वाले से आएगा जो मैंने रेड से लिखा है। जल्दी बताएं, समझ आ रही है? चले ठीक है। एक इसमें और आप बात ऐड कर लें, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हमने कल पढ़ा था हाई एल्टीट्यूड, और हाई एल्टीट्यूड में हमने क्या पढ़ा था? राइट शिफ्ट। तो हाई एल्टीट्यूड पे कौन सी शिफ्ट आती है? राइट शिफ्ट। तो आपने इसको कैसे याद करना है? आपने कहना है कि यार एक ना मोबाइल होता था एचटीसी, चाइना की कंपनी है एचटीसी, पहले होते थे अब शायद नहीं होते। एचटीसी को आपने इंक्रीज करना है, ठीक हो गया। उसके साथ आपने 23बीपीजी, P50 और हाई एल्टीट्यूड, ये तीनों याद कर लेने। इंशाल्लाह इसके बाहर आपका एमसीक्यू नहीं आएगा। जो एनएलई वाले हैं वो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, वो यही पूछेंगे आपसे कि रेड शिफ्ट किस किस वजह से आती है। तो आपने कहना है एचटीसी, 23बीपीजी और P50 और हाई एल्टीट्यूड। इसके बाहर आपको इंशाल्लाह एमसीक्यू नहीं आएगा। दूसरी तरफ हम चलते हैं और अब मैं कहूं, अगर मैं कहूं कि यार मैं कोई ऐसी चीज करूं जिससे, अभी देखो मैंने एक्सरसाइज में अफिनिटी ज्यादा की थी, लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं अफिनिटी कम कर दूं। ठीक है, मैं क्या करूं? अफिनिटी को कम कर दूं। अगर मैं अफिनिटी को ज्यादा कर दूं, अभी मैंने अफिनिटी कम की थी, अगर मैं अफिनिटी ज्यादा कर दूं। अफिनिटी ज्यादा किसमें होती है? आपको पता है जब प्रेगनेंसी होती है तो जो हमारा फीटस होता है उसमें कौन सी हीमोग्लोबिन होती है? उसमें हीमोग्लोबिन होती है हीमोग्लोबिन एफ। और आपको यह भी पता है कि जो हीमोग्लोबिन एफ है इसकी ज्यादा अफिनिटी होती है किससे? हीमोग्लोबिन ए से। तो जरा मुझे बताएं कि जो हीमोग्लोबिन एफ होगी उसमें राइट शिफ्ट आएगी या लेफ्ट शिफ्ट आएगी? जल्दी बताएं, शाबाश। अगर ये जो मेरा ग्राफ है जो मैंने ब्लू से बनाया है, ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए का।
तो जो मेरी हीमोग्लोबिन एफ वाली है जिसकी एफिनिटी ज्यादा है उसमें कौन सी शिफ्ट आएगी? डॉक्टर मुदस्सर शहबाज भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, डॉक्टर काशिफ भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, बाकी क्या कहते हैं जल्दी बताएं, सारे आंसर करें जरा। ये मुश्किल टॉपिक है और बड़ा आसानी से मैंने आपको करवा दिया, तो इसका थोड़ा सा अच्छे से रिस्पॉन्स करें। तकरीबन सारे कह रहे हैं कि लेफ्ट शिफ्ट आएगी। क्यों लेफ्ट शिफ्ट आएगी? क्योंकि जो एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा है, अटैच होने की पावर बहुत ज्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा और मेरी जो ऑक्सीजन है वो अटैच हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा ग्राफ है जो मैं बनाता हूँ, ये पता नहीं अब कौन सा कलर है, ब्लू है शायद ये कलर। तो इस कलर से जो मैंने बनाई है, ये मैंने कौन सी शिफ्ट बनाई है? दिस इज लेफ्ट शिफ्ट। ये इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ ग्राफ मूव कर गया है। और ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है? ये ग्राफ मुझे चीख चीख के ये बता रहा है कि भाईजान जोर कम लगाना पड़ा है, पार्शियल प्रेशर कम है, लेकिन सैचुरेशन ज्यादा आई है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो किसकी तरफ ज्यादा है? ये सैचुरेशन की तरफ ज्यादा है। सारे इन हाई एल्टीट्यूड द पर्सन हैव रेस्पिरेटरी अल्कोसिस, पीएच इंक्रीज, सो देयर विल बी राइट्स। एक मिनट, तो डॉक्टर अदनान ने कुछ सवाल पूछा। इन हाई एल्टीट्यूड द पर्सन हैव रेस्पिरेटरी अल्कोसिस, ठीक है। पीएच इंक्रीज, सो हाउ देयर विल बी राइट शिफ्ट, प्लीज एक्सप्लेन इट। ओके, देखो हाई एल्टीट्यूड पे डॉक्टर अदनान ने पूछा है कि हाई एल्टीट्यूड पे जो हमारी रेस्पिरेटरी अल्कोसिस होती है, लेकिन मैं रेस्पिरेटरी अल्कोसिस की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आपके स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, सिर्फ स्केलेटल मसल, जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें क्या होता है? स्केलेटल मसल में हाइपोक्सिया होता है। क्यों? क्योंकि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हो तो आपकी ऑक्सीजन कम होती है स्केलेटल मसल्स में। तो आई होप कि डॉक्टर अदनान आपको समझ आ गया होगा। अभी सिर्फ हम स्केलेटल मसल के लेवल पे बात कर रहे हैं, हम बॉडी पे नहीं बात कर रहे। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर ये है कि कल हमने हाई एल्टीट्यूड में जो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस पढ़ा था वो पूरी बॉडी में था, लेकिन अभी हम सिर्फ स्केलेटल मसल के लेवल पे बात कर रहे हैं कि स्केलेटल मसल में हमारी ऑक्सीजन की अफिनिटी ज्यादा होती है, कम होती है, कैसे होती है। ठीक हो गया? आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई है, वरना मैं आपको बाद में भी समझा दूंगा। अच्छा, ये अब जो मेरे लेफ्ट शिफ्ट है, जो मेरा ग्राफ है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड की तरफ। और आपने सेम वही निमोनिक यूज करना है। कौन सा निमोनिक यूज करना है? एच टी सी का मोबाइल था, और आपने खुद याद करना है 23 बीपीजी और P50। ठीक है, P50, इसके साथ एक्स्ट्रा आपने याद रखनी है हीमोग्लोबिन एफ। हीमोग्लोबिन एफ, अब इसमें इन सब को आप कम कर दो। ठीक है, जब आप हाइड्रोजन को कम करोगे तो लेफ्ट शिफ्ट आएगी, जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो लेफ्ट शिफ्ट आएगी, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड कम करोगे तो लेफ्ट शिफ्ट आएगी। ओके डॉक्टर काशिफ, मैं अभी फिटल वाली बात मैंने रिवाइज करनी है, फिलहाल मैं ग्राफ बना रहा हूँ। 23 बीपीजी जब हम काम करेंगे लेफ्ट शिफ्ट आएगी, जब लेफ्ट शिफ्ट आएगी तो आपका P50B डिक्रीज हो जाएगा। उसको हम देख लेते हैं। देखो 50% ये वाली थी ना, ये इस जगह पे जाके आपकी 50% सैचुरेशन है, 50%। तो इसको अगर हम देखें कि हमारे कितने प्रेशर पे आ रही है, तो ये तो तकरीबन 8-10 बन रहा है। तो इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन आपने देख लेना है कि जो आपकी जब लेफ्ट शिफ्ट आती है तो P50 डिक्रीज, लेकिन जब राइट शिफ्ट आती है तो P50 इंक्रीज। ठीक है, तो ये निमोनिक आपने नहीं भूलना। HTC मोबाइल 23 बीपीजी, P50 और HBF। ठीक है, ये क्या करते हैं? जब ये सारे डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट आती है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो एफ है वो इंक्रीज होती है इसमें। ठीक है, बाकी सारे डिक्रीज होते हैं। अब जरा मुझे बताएं कि ग्राफ समझ आ गया? अगर आप एनएलई करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ एनएलई करना चाहते हैं, तो मेरे कहने पे आप सिर्फ ये दो चीजें कर लें जो मैंने इस ब्लू से, ये स्काई ब्लू से लिखी हैं और रेड से लिखी हैं, तो आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप यूएसएमएल या बाकी चीजें करना चाहते हैं तो फिर आगे भी थोड़ा सा समझ लें इसको। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं इसको लेफ्ट शिफ्ट को रिपीट कर दें। देखो लेफ्ट शिफ्ट के बारे में मैंने ये बताया कि इसमें क्या होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या करती है, 26 पे जाके 50% सैचुरेटेड हो जाती है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एफिनिटी कम हो जाती है। वो मैंने आपको सारी बात समझा दिया। जब एफिनिटी कम होती है तो हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन को अटैच करने के लिए, ऑक्सीजन को अटैच करने के लिए, और कम ठीक है। तो अब अगर मैं अफिनिटी बढ़ा दूं, जिस तरह हीमोग्लोबिन एफ में होता है, आपको पता है जो फीटस की हीमोग्लोबिन होती है उसमें अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, वो बड़ी जल्दी से ऑक्सीजन को काबू कर लेती है, वो बड़ी अटैच होकर रहती है। तो जब उसकी अटैचिंग पावर ज्यादा है, अटैच होने की पावर बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जोर लगाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर देंगे, तो क्या होगा, अटैच हो जाएगा। इस वजह से जब मैं उसको ग्राफ बनाऊंगा पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन के दरमियान, जो मेरा ग्राफ होगा वो किसकी तरफ ज्यादा होगा, वाई एक्सिस की तरफ, मतलब कि वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाएगा। इसको हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। और ये कहां कहां पे आती है? जब हम हाइड्रोजन कम करें लेफ्ट शिफ्ट आती है, टेम्परेचर कम करें लेफ्ट शिफ्ट आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम करें लेफ्ट शिफ्ट आती है, 23 बीपीजी कम करें लेफ्ट शिफ्ट आती है। अब आप सबके लिए क्वेश्चन है मेरा, एक फौजी है,
एक फौजी है और वो सियाचिन मूव कर गया है, ठीक है, वो पंजाब से सियाचिन मूव कर गया है, उसमें कौन सी शिफ्ट आएगी, जल्दी बताएं। शाबाश, जल्दी बताएं जल्दी। डॉक्टर अदनान कह रहे, डॉक्टर अदनान कह रहे राइट, और डॉक्टर मुकद्दस कह रही है राइट। यस, वेरी गुड। जो उसमें अगर वो अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है तो उसमें कौन सी शिफ्ट आएगी, ये वाली, हाई एल्टीट्यूड वाली, मतलब उसमें जो हीमोग्लोबिन वाली होगी उसमें राइट शिफ्ट आएगी, ठीक है। तो ये एक सवाल था उसमें, एफसीपीएस पार्ट 1 की एक बुक में मैंने पढ़ा था कि सियाचिन अगर मूव कर जाए तो क्या होता है, तो वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा अगर मुझे मिल जाए तो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे बाद में नहीं मिलते, क्योंकि इतनी बड़ी वो बुक है, 600-700 पेजेस की बुक है, तो वो माइंड ना किया करो, मैं आपको कह देता हूँ, मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे मिल जाए तो फिर मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, क्योंकि कई दफा वो नहीं मिलता होता। इस तरह काशिफ ने मुझे अक्सर पूछा है कि ये चीज सेंड कर दें, मैं उसको कहता हूँ शाम को सेंड कर दूंगा, लेकिन वो शाम को फिर मुझे मिलती नहीं है, क्योंकि इतनी तो लंबी वो इसकी यू वर्ल्ड बहुत लंबा है। आप उसकी सीवीएस का मुझे याद है 2200 पेजेस का यू वर्ल्ड है, तो इस तरह वो ढूंढना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ वो मैंने रीड किए होते हैं, तो इसलिए आप उस पर थोड़ा सा फोकस कर लिया करो। अगर एक बंदा सियाचिन मूव कर जाता है तो उसमें कौन सी शिफ्ट आएगी, हाई एल्टीट्यूड। अच्छा, ये जो निमोनिक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। आपकी बुक ने टेबल की फॉर्म में भी शायद इसको लिखा हुआ है, तो आपने इसको ध्यान से कर लेना है, आपको एमसीक्यूज यहां से पूछा जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा बातें मैंने बताई हैं, ये मैंने किसी और बुक से उठाई थी, तो आपने काइंडली इनको अपनी बुक पे लिख लेना है, वरना आपको जो बुक पे जिस तरह लिखा हुआ है ना, वो कभी आपको समझ नहीं आ सकता, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई है, इसमें कोई अब ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रही कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में क्या होता है। राइट शिफ्ट में आपने कहना है कि आपका जो एचटीसी मोबाइल है वो बढ़ जाता है, उसकी वो बढ़ जाता है, और 2-3 बीपीजी भी बढ़ जाता है, और क्या बढ़ता है, हाई एल्टीट्यूड है। और जो लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट में आपने क्या कहना है कि एचटीसी मोबाइल कम हो जाता है, और क्या कम होता है, और 2-3 बीपीजी भी कम हो जाता है, P50 भी कम हो जाता है, और प्रेगनेंसी में हमें कौन सी शिफ्ट आती है, लेफ्ट शिफ्ट आती है। हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, और अब मैं ना इसकी आपको बुक वाली थोड़ी सी बता देता हूँ कि आपकी बुक ने किस तरह इसको लिखा हुआ है। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी लेफ्ट शिफ्ट आती है, उसकी हम बात करते हैं, एक मिनट बस रुक जाओ। देखो, जब हमारी क्या होगी, राइट शिफ्ट होगी, जब क्या होगी, राइट शिफ्ट होगी, ठीक है, राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट में हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि राइट शिफ्ट में क्यों क्यों आती है राइट शिफ्ट, एक्सरसाइज की वजह से। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, हमारा हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाता है, हमारा टेम्परेचर, तो मैं इधर लिख देता हूँ, एचटीसी हमने लिखा था ना, तो जब मैं एक्सरसाइज करूंगा हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा हो जाएंगे, मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और क्या होगा, बाय प्रोडक्ट जो 2-3 बीपीजी है वो भी ज्यादा हो जाएगा, और क्या होगा, मेरा P50 भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये राइट शिफ्ट में है, और जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि जब जब आपकी पीएच गिरती है, राइट शिफ्ट में आपकी पीएच गिरती है, क्यों, क्योंकि आपके जो हाइड्रोजन आयन है वो बढ़ते हैं, तो आपको पता है हाइड्रोजन का इनवर्स रिलेशन है पीएच के साथ। जब आपकी पीएच कम होती है, एसिडिक पीएच होती है, या फिर आपको क्या होता है, फीवर होता है, ठीक है, यहाँ फिर आपको क्या होता है, फीवर होता है एट सेलुलर लेवल, मतलब पीएच गिरे या फीवर हो तो आपकी कौन सी शिफ्ट आती है, राइट शिफ्ट आती है। और इसमें होता क्या है, इसमें डिक्रीज एफिनिटी होती है, आपकी जो हीमोग्लोबिन है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, एफिनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अनलोडिंग ज्यादा हो जाएगी, अनलोडिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आपकी बुक ने कुछ इस तरह लिखा हुआ है इसको। अगर क्या हो, लेफ्ट शिफ्ट हो, अगर जो मेरा ग्राफ है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाए तो क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, आपकी जो एफिनिटी है, जो आपकी बाइंडिंग एबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और एफिनिटी क्यों ज्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे जो हाइड्रोजन आयन है वो भी कम हो जाते हैं, एच टी सी थे ना, टी से टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाएगी, P50 भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, यहाँ फिर आपका हीमोग्लोबिन एफ है, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये एफिनिटी को बढ़ा देती हैं। जब एफिनिटी बढ़ेगी तो आपकी जो अनलोडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाएगी, आपकी ऑक्सीजन अटैच ही रहेगी हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक हो गया। और ये वो कहता है कि फिजियोलॉजिकली अकर विद डिक्रीज ऑक्सीजन नीड। लेफ्ट शिफ्ट आपको कब आती है, ये फिजियोलॉजिकली तब आती है जब आपको ऑक्सीजन नीड की जरूरत ना हो, आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हो या आप सो रहे हो, तो आपको ऑक्सीजन कम चाहिए, जब ऑक्सीजन कम चाहिए तो आपकी हीमोग्लोबिन किस तरफ शिफ्ट कर जाती है, लेफ्ट साइड की तरफ आपका ग्राफ शिफ्ट कर जाता है हीमोग्लोबिन का। अब हम आगे बात करते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, गौर से देखना है डॉक्टर काशिफ। हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन एफ है इसकी हाई एफिनिटी होती है, इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हीमोग्लोबिन एफ की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन ए जो अडल्ट होती है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं हिमाटोलॉजी में, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको सारी हीमोग्लोबिन की टाइप्स बताई थी। अच्छा, जरा चलो आपको चेक करते हैं कितना आपको आता है, जरा मुझे बताएं
आप सारे माशाल्लाह पहले बच्चे थे, फीटस थे, तो फीटस में सबसे पहली हीमोग्लोबिन कौन सी होती है? जी डॉक्टर पकीजा और जो डॉक्टर तलहा, आप सारे हीमाटोलॉजी में प्रेजेंट थे, मुझे बताएं फीटस में सबसे पहली हीमोग्लोबिन कौन सी होती है? डॉक्टर समीना ने गैमा, गैमा तो नहीं होती, नो, जल्दी बताएं, सबके लिए सवाल है। फीटस में सबसे पहली हीमोग्लोबिन कौन सी होती है? नहीं पता? नहीं, अल्फा और डेल्टा तो नहीं होती, नो, डेल्टा भी नहीं होती। जिसने हिमाटोलॉजी पढ़ा था उसको आता होगा। डॉक्टर पकीजा शायद एब्सेंट हैं, उन्होंने पढ़ा होगा, या डॉक्टर तलहा थे और डॉक्टर जोहा थी। जल्दी बताएं, फीटस में सबसे पहली हीमोग्लोबिन कौन सी होती है? चलो मैं बता देता हूँ, क्या टाइम जाया कर रहे हो। पहली हीमोग्लोबिन अल्फा और बीटा नहीं होते। सबसे पहली हीमोग्लोबिन आपने याद रखनी है गोवर्स टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये एक ना खास किस्म की हीमोग्लोबिन होती है जो कि फोर्थ से सिक्स्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दरमियान बनती है। और आपने याद रखना है, सबसे पहली हीमोग्लोबिन जो फीटस में बनती है वो कौन सी होती है? वो ना अल्फा होती है, ना बीटा होती है, ना डेल्टा होती है, वो गोवर्स टाइप 1 होती है। गोवर्स 1 टाइप 1 एंड टाइप 2, गोवर्स टाइप 1 एंड टाइप 2 हीमोग्लोबिन बनती है फीटस में सबसे पहली। ये एमसीक्यू है और इसको भूलना नहीं है, थोड़ा भूल जाते हो यार आप बहुत जल्दी चीजें। खैर हम आगे चलते हैं। जो हीमोग्लोबिन एफ होती है ना, इसकी अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। हीमोग्लोबिन जो एफ होती है इसकी अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। जब इसकी अफिनिटी बहुत ज्यादा होगी, जब इसकी अफिनिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो क्या होगा, आपकी लोडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब कि अटैच होने की पावर बहुत ज्यादा है, तो आपकी हीमोग्लोबिन जल्दी से ऑक्सीजन को लोड कर लेगी, जिससे क्या होगा, जिससे आपको क्या हो जाएगी, राइट शिफ्ट। ठीक है, क्या होगा, राइट शिफ्ट होगी। और हम आगे चलते हैं, ये है हीमोग्लोबिन एफ के बारे में। हीमोग्लोबिन एफ के बारे में आपने ये याद रखना है कि इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, और इसमें क्या आता है, लेफ्ट शिफ्ट होती है, सॉरी 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 सॉरी, लेफ्ट शिफ्ट होती है, लेफ्ट शिफ्ट। ओके, हम आगे चलते हैं। अगर क्या हो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर क्या हो मेट हीमोग्लोबिन, ठीक है, मैथमो हीमोग्लोबिन। मैथमो हीमोग्लोबिन में क्या था, आपका जो Fe+2 है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर म्यूटेशन है किसकी, 2,3-BPG की। ठीक है, तो अब देखो, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, या मैथमो हीमोग्लोबिन ज्यादा है, या फिर जो आपका 2,3-BPG है ये कम है, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, अफिनिटी को बढ़ा देते हैं। इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा। देखो, हमने पढ़ा था कि जब भी आपका 2,3-BPG होगा आपकी अफिनिटी कम हो जाएगी। तो अब चूंकि 2,3-BPG में क्या है, म्यूटेशन है, तो आपकी अफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो सॉरी ज्यादा हो जाएगी। जब एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो क्या होगा, आपकी जो कर्व है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाएगी। जब आपको मैथमो हीमोग्लोबिन होगा, आपका जो आपकी जब भी आप में मैथमो हीमोग्लोबिन होगा, आपका जो आयरन है वो +3 फॉर्म में है। ठीक है, +3 फॉर्म में। या फिर आपकी जो हीमोग्लोबिन है इसकी जो पॉकेट्स थी, इसकी 4 पॉकेट्स थी, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4, इसकी जो चारों पॉकेट्स थी, 2 पॉकेट्स पे किसने कब्जा कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने। इसकी सिर्फ 2 ही पॉकेट्स बची हैं। तो आपको पता है कि जितनी कम पॉकेट्स होंगी उतनी ज्यादा अफिनिटी होती है। तो आपने याद रखना है, जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है ना, तो इसकी अफिनिटी ज्यादा कर देती है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, अफिनिटी ज्यादा हो रही है। जब अफिनिटी ज्यादा हो रही है तो आपकी कौन सी शिफ्ट आएगी, लेफ्ट शिफ्ट आएगी। ये हम पढ़ चुके हैं, लेफ्ट शिफ्ट आएगी। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है कि हमें प्रेशर कम लगाना पड़ेगा और सैचुरेशन ज्यादा होगी। उसके बाद इसमें बस उसने यही लिखा हुआ है। बाकी उसने लिखा हुआ है, इसने ना एक और ग्राफ बनाया हुआ है इसका, अपना मायोग्लोबिन का। अब देखो, जो आपकी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में एलोस्टेरिक इफेक्ट होता है। एलोस्टेरिक इफेक्ट हम किसको कहते हैं कि अगर एक ऑक्सीजन अटैच हो तो वो 3 का रास्ता खोल देती है, 3 की अफिनिटी बढ़ा देती है। मतलब एक जो गेंद है वो तीनों को खींच लेती है, 2 मिलके दोनों को, बाकी 2 को खींच लेती है। इस तरह ना इसकी अफिनिटी बढ़ती रहती है। तो लेकिन जो मायोग्लोबिन है ना, मायोग्लोबिन, उसमें एलोस्टेरिक इफेक्ट नहीं होता। जब उसमें एलोस्टेरिक इफेक्ट नहीं होता तो उसका जो ग्राफ होता है, आपने याद रखना है, जो मायोग्लोबिन होती है इसका ग्राफ ना सिग्मोइडल शेप नहीं होता, इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। तो आपकी बुक ने चूंकि मायोग्लोबिन का भी बनाया, तो मैंने ये पर्पल से बना दिया कि मायोग्लोबिन का जो ग्राफ होगा वो सिंपल सा होगा, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, 1 मिनट, डॉक्टर जोहा ये कह रही हैं कि जितनी अफिनिटी कम होगी उतनी अनलोडिंग ज्यादा होगी। यस, देखो
मैं आपको सिंपल, आप अपने कॉन्सेप्ट से, अकल से सोचो। अफिनिटी हम कहते हैं अटैच होने को। अगर हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच हैं तो हमें डीटैच होने में बहुत ज्यादा मसला होगा, बड़ी तकलीफ होगी। और अगर हम अटैच कम है तो हम बड़ी आसानी से डीटैच हो जाएंगे। ठीक है। तो आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है, जब भी अफिनिटी ज्यादा है, मतलब अटैच होने की पावर बहुत ज्यादा है, तो अनलोडिंग क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि डीटैच हो ही नहीं पा रहा, वो अटैच ही बहुत ज्यादा है। अगर अफिनिटी कम है तो अनलोडिंग क्या होगी, अगर अफिनिटी कम है तो अनलोडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ये दोनों इनवर्सली रिलेशन है। मैं इधर लिख भी देता हूं। जो अफिनिटी है, जो आपकी अफिनिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनलोडिंग। ठीक है, अनलोडिंग। ठीक हो गया। अब जरा मुझे बताएं, बुक से पढ़ लें एक दफा, और आप मुझे बताएं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, इसमें और कोई बात तो नहीं रह गई, जल्दी बताएं।